नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी का 6th चैप्टर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का कोशिश करेंगे, इस चैप्टर के माध्यम से यह जानने का कोशिश करेंगे कि विनिर्माण क्या है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और इनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कच्चे माल और जो यानी कि वस्तु को बेचने के लिए आपको बाज़ार चाहिए, सिर्फ कच्चे माल से ही आप किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वस्तु को बेचने के लिए क्या चाहिए, आपको एक बाज़ार की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर आपको मजदूरों की आवश्यकता होती है, श्रमिक आपके पास रहेंगे तो ही जाके आप उसका निर्माण किसी भी वस्तु का कर पाते हैं। तो इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहेंगे। किस रूप में, तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी वस्तु उपज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी अयस्क आता है, ठीक है, वो उसकी खुदाई होती है, उसके बाद उसको गलाया जाता है, मतलब उसका निष्कर्षण होता है और उससे धातु बनाते हैं, ठीक है। तो उससे धातु बनने के बाद एक तो वो धातु बन गया, उसके बाद उनसे बर्तन बनाए जाते हैं या और भी जो अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए जाते हैं, उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं, उनका क्या बनता है, वो जैसे जैसे हम उनको बनाते जाते हैं, आगे उनका विकास करते जाते हैं, पॉलिश करते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, वो मूल्यवान बनने लगती हैं, ठीक है। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बक्साइट से निर्मित हुआ है, ठीक है। तो बक्साइट से कैसे एल्युमिनियम बनता है, ठीक है, लौह अयस्क से कैसे जो हमारा लोहा इस्पात है वो बनता है, कैसे हम गन्ने से चीनी को बनाते हैं, कैसे लकड़ी से कागज़ को बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं कि हम उनको मूल्यवान बना रहे हैं। लकड़ी ऐसे बेचते हैं, चाहे ऐसे उसकी कीमत लगाई जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उससे रॉ मटेरियल प्राप्त करके, जब हम उससे कच्चे माल को प्राप्त करके उससे जब हम बनाते हैं कागज़ को, या जो आप अयस्क देखेंगे वो ऐसे मिट्टी धूल के समान दिखते हैं, अगर उनको जब तक आप निष्कर्षित नहीं करेंगे, मिट्टी धूल से निष्कर्षित नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, उससे आप धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी कच्चे माल से उसको क्या किस में परिवर्तित करते हैं, एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करते हैं। उस पूरे विधि को हम क्या कहते हैं, एक उद्योग में तैयार होता है, वही क्या कहलाता है, निर्माण या विनिर्माण कहलाता है। वस्तु का वह वस्तु निर्माण कहा जाता है उसको। अब हम क्या देखते हैं कि द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। द्वितीयक कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे जो आप देखेंगे, स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि इस कार्य में लगे हुए हैं और क्या करते हैं, कच्चे माल को परिष्कृत करके क्या करते हैं, कच्चे माल को उसकी यानी कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे बनाई जा सकती हैं, उसमें उसको परिष्कृत करके एक अच्छे और यूज़ लायक वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इन सभी से क्या करते हैं, स्टील, कार, कपड़ा उद्योग। अब देखते हैं कि बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं, ठीक है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। कोई भी देश कितना उन्नति कर रहा है, यानी कितना उसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, वह किससे आकलन किया जाता है, तो ये विनिर्माण उद्योगों से, जो विनिर्माण उद्योग हैं उनको माप करके, उनको पैमाना बना करके इनका आकलन किया जाता है। अब विनिर्माण का महत्व क्या है, विनिर्माण का क्या महत्व है, हम इसको देखते हैं। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं ये, ठीक है। अब आर्थिक विकास की ये रीढ़ क्यों समझे जाते हैं, इनको देखते हैं। तो विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं।
अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक आ रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि प्राथमिक उद्योग आप उनको बोलेंगे जिनसे आप रॉ मटेरियल को प्राप्त करते हैं। जैसे आपका कृषि हुआ, तो उससे आप क्या करते हैं, चावल प्राप्त करते हैं, और उनसे आप बहुत सारी चीज़ें यानी कि पटसन प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो यानी कि एक उद्योग के लिए जिनसे आप चीज़ों को प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। और द्वितीयक क्या कहलाते हैं, जो उनको बनाते हैं, जैसे यानी कि फैक्ट्री वगैरह हो गई, और उनको उस कच्चे माल का इस्तेमाल करके एक अच्छे वस्तु का निर्माण करती हैं हमारे लिए, हमारे यूज़ के लिए उनको तैयार करती हैं, उनको हम द्वितीयक कहते हैं। और तृतीयक में वे आते हैं जो जैसे सेवाओं में लगे होते हैं, जैसे वो सर्विस देने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक सेवा बोलते हैं। यानी कि तृतीयक वो रोजगार की पद्धति में आती है। उसमें जैसे आप होटल वाले हो गए या और भी जो बहुत सारे टेलीफोन वाले हो गए, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। तो ये जो द्वितीयक व तृतीयक जो सेवा क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं, कृषि पर से जो रोजगार का यानी कि उस पर जो भार है उसको कम करते हैं, उस पर से निर्भरता को कम करते हैं, ठीक है। तो देश में औद्योगिक विकास, ठीक है, अब ये बात आती है कि देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। अब हमने ये पढ़ लिया है पीछे के क्लासेस में कि कौन से सार्वजनिक उद्योग हैं, कौन संयुक्त उद्योग हैं, ठीक है, और कौन निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। ये सभी हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको इन टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये देखा जाता है कि हर जगह विकास हमारे देश में भी समान रूप से नहीं हुआ है। तो उस असमानता को दूर करने के लिए जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी लगाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और वो विकास करके कम्पिटिट कर सके और लोगों से, ठीक है, वो प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसका भी कारण है कि उन क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाते हैं। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, ठीक है, जो यानी कि क्षेत्र जिसका विकास नहीं हुआ है उधर भी विकास को पहुंचाना। अब निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जो हम सामान यानी कि जो चीज़ें बनती हैं हमारे पास, जो वस्तु बनाई जाती है उसके लिए बाज़ार भी चाहिए। तो जो चीज़ें हमसे ज़्यादा हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, विदेशी बाज़ार को ढूंढते हैं, विदेशी बाज़ार में हम उसको बेचते हैं। उससे क्या प्राप्त होता है, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जैसे कपड़ा उद्योग हमारे यहाँ जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत फला फूला है, तो वो उसको हम बेचते हैं बाहर के देशों में। तो उससे क्या होता है, हमें बाहर के देशों की मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, ठीक है, उनका यानी कि निर्माण करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। अब वो देश क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे आप अपने कच्चे माल को बेचेंगे तो उसका आपको मूल्य कम मिलेगा, लेकिन उससे आप तैयार करके उससे अच्छी चीज़ें बना करके उसको परिष्कृत करके उसको डेवलप करके आप बेचते हैं। जैसे आप पटसन बेचें, ठीक है, उससे क्या होगा, जूट बेचें तो उससे क्या होगा, आपको बहुत कम आय की प्राप्ति होगी। लेकिन अब आप उससे तैयार किए हुए जो माल हैं यानी कि जो तैयार किए हुए गुड्स हैं उनको बेचते हैं, यानी कि जूट की बोरी बेचते हैं, दरी बेचते हैं, या और भी जो गलीचे होते हैं वो बेचते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा आय की प्राप्ति होगी। तो वही देश विकसित हो पाते हैं, ठीक है, वो देश विकसित हो जाते हैं जो कच्चे माल को विभिन्न मूल्यवान वस्तुओं में तैयार करके उनका निर्माण करके उसको बेचते हैं। अब कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। हम यह देखते हैं, उदाहरण के तौर पर आप यह देख सकते हैं कि भारत में कृषि पर आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है, तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कि सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, फिर प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। हम यह देखते हैं कि उद्योग धंधे क्या हैं,
सभी एक दूसरे से संचालित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो कृषि क्या देखते हैं कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। हम कृषि कार्य करते हैं, हम किसान हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बोरिंग की ज़रूरत है, हमें बोरवेल की ज़रूरत है। अब वो बोरवेल की ज़रूरत है तो अगर हम कृषि करेंगे तो ही बोरवेल का इस्तेमाल करेंगे ना। तो जितनी अधिक कृषि और उन्नत कृषि होगी उसमें क्या होगा, उद्योग धंधे बनेंगे। अब नए नए किस्म के हार्वेस्टर आ रहे हैं, तो उससे अब जब कृषि हो रही तो ही तो हार्वेस्टर की बिक्री हो रही है। तो इससे क्या होता है, उद्योग धंधा भी हमारा फूलता फलता है। यानी कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। यानी कि एक दूसरे के लिए आवश्यकता है, वो एक दूसरे के लिए वो आवश्यक है। कृषि है तो ही उद्योग धंधे चल पाते हैं। कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, ठीक है। जैसे आप पाइप है, उर्वरक है और जो कीटनाशक दवाएं हैं, ये सभी क्या है, कृषि पर आधारित है। तो जितना हमारा यानी कि कृषि डेवलप होगा उतनी ही ये उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, क्या योगदान है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। तो पिछले 2 दशकों से लगभग घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से 17% ही है, ठीक है। क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। अब बात आती है कि भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कितना है, उत्पाद का 25 से 35%, ठीक है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई। यानी कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति हम कहाँ खड़े हैं, क्या उसमें अड़चने हैं, इन सभी बातों को इसमें अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि उद्योगों की स्थापना जो है वह स्वभावतः जटिल है। ये एक जटिल प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, ठीक है, यानी कि जो आप क्या सोर्स होगा आपके इलेक्ट्रिसिटी का या बहुत सारे बाज़ार का क्या उपलब्धता रहेगी, इन सभी चीज़ों से ये प्रभावित होती है। वहाँ पे श्रमिक हैं कि नहीं, ठीक है, कच्चे माल आपको मिल पाएंगे कि नहीं, आपके पास पूंजी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, जो आप एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे यानी कि आपको बिजली भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान देना होता है और ये सभी चीज़ें जो हैं वो उद्योग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इनसे उद्योग प्रभावित होते हैं। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। तो यह देखने की बात है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें तो आदर्श हैं, अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी की सिचुएशन यह है कि ये सारी चीज़ें यानी कि कच्चे माल, श्रमिक, पूंजी, फिर शक्ति के साधन और बाज़ार, ये क्या है, सभी एक जगह मिलना असंभव है, नामुमकिन है लगभग, ठीक है। अगर मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वहाँ लगाना चाहिए जहाँ ये क्या हो, आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित, कई बार जो नगर केंद्र हैं उनके द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूहन बचत कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, समूहन बचत कहा जाता है। समूहन बचत किसको कहा जाता है, तो नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग क्या होते हैं, नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, समूहन बचत कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। जो आगे के यानी कि जो विदेश थे, विदेश के जो दूसरे देश थे उन पर हम निर्भर थे, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि दूर दूर ये सब थे। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। कुछ ऐसे भी थे जो ग्रामीण लोकेलिटी यानी कि एरिया को कवर करते थे। अब हम क्या देखते हैं कि उद्योग बाजार में संबंध, ठीक है।
उद्योग बाजार में क्या संबंध होता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ज़रूरत होती है पूंजी की, ठीक है। यहाँ आप पूंजी से समझेंगे। अब कोई भी आपको कच्चे माल की आवश्यकता है, किसी भी कच्चे माल की आवश्यकता है, ठीक है, तो निवेश की आवश्यकता है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होना चाहिए, ठीक है। निवेश यानी कि कच्चा माल अथवा आपको क्या चाहिए, उसके घटक यानी कि उसके कंपोनेंट जो भी होते हैं वो चाहिए होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि उत्पादन घटक, आपको भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी, उद्यमी और इसके लिए जो भी अवसंरचनाएँ होती हैं वो चाहिए होती हैं। ये सभी किससे संपादित होते हैं, तो ये सभी पूंजी से संपादित होंगे। अब यहाँ से आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इन चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया। इसके बाद आप क्या करते हैं कि ये परिवहन, अब आपको और जो पूंजी जहाँ पे लगनी है उसकी बात हो रही है। ये पूंजी आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक है, इधर को जाती है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, आपने बहुत सारे कच्चे माल वगैरह सारे खरीद लिए, श्रमिक भी आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ से परिवहन, फिर ये कारखाने तक पहुँचते हैं, कारखाने में माल तैयार होता है, ठीक है, कारखाने में ये कच्चे माल और जो भी श्रमिक आपके उद्योग जो भी मटेरियल आपको बनाना है वो कच्चे माल यहाँ पहुँचे। उसके बाद यहाँ से माल तैयार होते हैं, ठीक है। माल तैयार होने के बाद क्या होता है, इनका फिर से परिवहन होता है, फिर से आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है वो ऐड करना पड़ेगा। अब ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं बाज़ार में, ठीक है। अब आपको देखना है कि बाज़ार आपके लिए कहाँ अवेलेबल है, तो आप इससे कितना कुछ फ़ायदा कमा सकते हैं। तो पूंजी यहाँ से निकलता है, पूंजी यहाँ से आपका सारा इधर आप लगाते हैं कच्चे माल और फिर परिवहन में, फिर कारखाने में माल तैयार करने में, फिर माल को तैयार माल हो जाता है, उसके बाद उसके आप ढुलाई में करते हैं, फिर बाज़ार तक पहुंचा देते हैं, बाज़ार में बिकता है ये, और फिर ये इससे क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। यानी कि आप क्या करते हैं कि यहाँ से फिर पूंजी के पास ही आ जाते हैं, यहाँ से पूंजी निकलती है, पूंजी निकलने के बाद यहाँ कच्चे माल तक जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर परिवहन होता है, फिर कारखाने तक पहुँचते हैं आप, फिर माल तैयार होता है, फिर यहाँ परिवहन होता है, फिर बाज़ार तक आता है, और ये बाज़ार के बाद फिर सामान बेचते हैं आप, फिर इससे पूंजी बनाते हैं। तो अब आपको यह देखना होगा कि आपने बाज़ार तक तो पहुँचा दिया, ठीक है, ये पूरा यहाँ का जो आप कॉस्ट है, आपको अगर पूरा बेच बाच के जो भी होता है, अब ये जो यहाँ पूंजी आ रही है वो ज़्यादा है तो आपको फ़ायदे हो रहे हैं उस उद्योग धंधे में, अगर कम है तो वो नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैसे बाज़ार पूंजी को आप पहले कच्चे माल में लेते हैं, फिर परिवहन, उसकी ढुलाई होती है, फिर माल तैयार होता है कारखाने में पहुंचने के बाद, फिर परिवहन होता है, फिर उसको बाज़ार पहुंचाते हैं, फिर उससे आप पूंजी की प्राप्ति करते हैं। तो ये सभी इसके एक मूलभूत ढांचा है, इस तरह से उद्योग होता है। अब किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है, कितना आप उससे निर्माण कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आप पैदा कर रहे हैं। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करने वाली हैं। अब हम क्या देखते हैं कि उद्योग की आदर्श अवस्थिति क्या होती है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जो ये लागत है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उस स्थान पर उत्पादन की लागत क्या, उत्पादन कॉस्ट क्या है उसका, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब उत्पादन के वितरण की लागत, क्या आप जो माल बेच रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप इधर उधर जैसे बाज़ार में ले जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी आप वितरित कर रहे हैं उसका क्या लागत है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर आप एक मंथन करते हैं, प्लान करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जिससे आप पूंजी प्राप्त कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उद्योगों के वर्गीकरण, उद्योग किस प्रकार से हम उद्योगों को बांटते हैं, ठीक है, उद्योग कौन कौन होते हैं, क्लासिफिकेशन उनका किस प्रकार से हमने किया है। तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट। उसके बाद क्या होता है, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। इन सभी को आप क्या करें, एक लिस्ट बनाएं। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इनको हम जो भी आप उद्योग धंधे हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। अब ये बात देखते हैं कि उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग कौन कौन है,
तो ये कृषि आधारित है और खनिज आधारित है, ठीक है। प्रयुक्त जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उस पर जो आधारित यानी कि स्रोत पर आधारित जो है वो कौन कौन है, तो कृषि आधारित है और खनिज आधारित है, ठीक है। तो कृषि आधारित कौन कौन है, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, फिर क्या होता है चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग, ये सभी कृषि पर आधारित हैं। अब खनिज पर आधारित कौन कौन है, तो लोहा इस्पात उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग है, एल्युमिनियम, फिर आप मशीनों को देखते हैं, औजार तथा पेट्रो रसायन, ये सभी क्या हैं, खनिज पर आधारित हैं, ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग। अब हम क्या देखते हैं कि प्रमुख भूमिका के आधार पर क्या उसकी भूमिका होती है, उसके आधार पर आप देखते हैं तो आधारभूत उद्योग, फिर उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। आधारभूत उद्योग कौन कहलाते हैं, तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, ठीक है। आधारभूत उद्योग कौन कहलाते हैं, तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा इस्पात, ठीक है, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, ये सभी किस पे निर्भर हैं। अब जो उपभोक्ता उद्योग है, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी, फिर अब क्या देखते हैं दंत मंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन, ये सभी क्या हैं, उपभोक्ता उद्योग हैं। ये डायरेक्ट आपके पास वस्तुएं आती हैं बन करके, आप उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट उपयोग करते हैं। चीनी, अब चीनी का तो कोई और इसका परिष्करण नहीं होगा, कुछ और इससे आप बना सकते हैं, आप अपने घरों में ला करके बना सकते हैं, ठीक है। दंत मंजन डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे, कागज़ डायरेक्ट आप लिखने का काम करते हैं, पंखा, सिलाई मशीन, ये सभी क्या है, उपभोक्ता उद्योग हैं, डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है और वो यूज़ करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं भाई, तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ क्या होता है, बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। कितनी आपकी पूंजी है, जैसे आप बांटते हैं ना, हम लोग बांटे हुए, हम अभी का क्या है, कैटेगराइज है उद्योग का। अब नवरत्न है, मिनी रत्न है, महारत्न है, तो इनको क्या किया हमने कि पूंजी के आधार पर इनको कैटेगराइज कर दिया है। अब क्या है, उसके बाद लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तो ये सभी किस तरह से डिवाइडेड है, किस तरह से इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है, इनको क्लासीफाई किया हुआ है, इनको वर्गीकृत किया हुआ है हमने पूंजी के आधार पर, ठीक है, यानी कि उनमें कितनी पूंजी लगती है। फिर अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कौन कौन होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा क्या होते हैं, प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भेल है, यानी कि अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल है, ये सभी क्या हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के लगे उद्योग हैं। निजी क्षेत्र के, ये सब हमने पहले पढ़ लिया, आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब निजी क्षेत्र के उद्योग कौन कौन है, तो इनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सभी क्या है, एक निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, एक विशेष व्यक्ति द्वारा ये संचालित होते हैं। अब संयुक्त उद्योग के हैं, कौन कौन से हैं, तो वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कौन है, तो ये OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहकारी उद्योग को। सहकारी उद्योग कौन है भाई, तो जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। जो लोग यानी कि कच्चे माल को क्या करते हैं, देते हैं, या जो आप उसको माल तैयार होते हैं, वो दोनों का सह अस्तित्व होता है, तो हम क्या कहते हैं, इस तरह के उद्योग को सहकारी उद्योग कहते हैं। तो संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, ठीक है, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये सभी क्या होते हैं, जो यानी कि किसान है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होती है, और वो जो उद्योग के मालिक हैं यानी कि जो फैक्ट्री चलाते हैं वो भी उसके हिस्सेदार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह का जो उद्योग अस्तित्व में आता है उनको हम सहकारी उद्योग बोलते हैं। अब कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, जो कच्चे तथा तैयार माल की जो मात्रा है व भार है, उनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है।
तो भारी उद्योग जैसे कि लोहा तथा इस्पात आदि, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उद्योगों को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। अब हम क्या देखते हैं कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। कृषि आधारित उद्योग को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इस पर आधारित जो उद्योग हैं, आप कृषि आधारित, जैसे कृषि आती है, कृषि का जिक्र होता है, तो हम क्या देखते हैं कि पटसन है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेशम उद्योग है, ऊनी वस्त्र है, ठीक है, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि, ये सभी क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग है। वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। हम यानी कि हमारे पास क्या है, कच्चे माल भी अवेलेबल हैं और हम किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, हम आत्मनिर्भर हैं। अब देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग को। वस्त्र उद्योग में ही सूती वस्त्र उद्योग आते हैं। तो इनको कैसे, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए थे। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा हानि में हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, हमें हानि हुई थी, क्योंकि हम क्या कर पाते थे, हाथों से बनाते थे, और जो बाहर से आए हुए थे, जो जिनके हम उपनिवेश थे, हम क्या थे, उपनिवेश थे ब्रिटिशों के। ठीक है, जो यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, फिर उसके बाद से क्या हुआ, वो क्या करने लगे, मशीन का इस्तेमाल करते थे, जिनको हम क्या कर पाते थे, कंपीट नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग का बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, बहुत हानि हुई, क्योंकि हम उनकी मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम निर्भर थे हथकरघा पे। ठीक है, तो हम यह देखते हैं कि हम क्या थे, मशीन पर निर्भर नहीं थे, मशीन हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम क्या थे, इंग्लैंड के लोग जो थे उनसे हम पीछे हो गए थे, हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, मशीनों का यूज़ करते थे, हम मशीनों का यूज़ नहीं करते थे। हम हथकरघा और हाथ से जो चलती थी, चरखे वगैरह चलाए, उसी पर हम निर्भर थे। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। ठीक है, कहाँ लगाया गया, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया गया। अब यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था। ठीक है, तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था, हम उसके उपनिवेश थे। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, उस टाइम वो लोग क्या करते थे, युद्ध में व्यस्त थे, तो वहाँ उत्पादन हो नहीं पाता था, तो कुछ जाकर के स्थिति हमारी क्या हुई, बेहतर होने लगी। अब हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद कैसे, यानी कि आप इसकी पूरा का पूरा ये जो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कच्चा रेशा। ठीक है, रेशा उत्पादन कैसे होता है, कच्चे रेशे से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी धुनाई होती है, उसके बाद सूत कताई होती है, फिर बुनाई करते हैं हम इसकी, बुनाई करके बाद कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, कपड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, रंगाई व परिष्करण होता है इसका। उसके बाद वस्त्र गारमेंट यानी कि बना पूरा तैयार हो जाता है, रेडीमेड कपड़ा तैयार हो जाता है। अब ये क्या है, पूरा वस्त्र विनिर्माण उद्योग इस तरीके से संचालित होता है। ठीक है, यानी कि आप कच्चे माल को तैयार करते हैं, उसकी धुनाई करते हैं, कताई करते हैं, फिर सूती वस्त्र का ये इस तरह से बुनाई करते हैं। ठीक है, फिर रंगाई व परिष्करण होता है उसका। उसके बाद वस्त्र को आप निर्मित करते हैं और उसको बाज़ार में बेचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह पूरा वस्त्र तैयार होता है, वस्त्र उद्योग चलता है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। अभी की स्थिति क्या है, सबसे पहली बात आती है कि हम पिछड़े, क्यों, क्योंकि मशीनीकरण हुआ। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये उद्योग फला फूला हमारे देश में। अब क्या देखते हैं हम कि भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, यानी कि हम यहाँ से कच्चे माल उसको देते हैं। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य
आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। ठीक है, इन सभी को हम बेचते हैं यहाँ से माल, कपड़े या जो उनके लिए कच्चे माल हैं उनको हम बेचते हैं। अब क्या देखते हैं कि सूती रेशों के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 है। ठीक है, 1/4 भाग है, यानी कि हम 1/4 तो सिर्फ हम ही इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराते हैं, अपनी भागीदारी व्यक्त करते हैं, अपनी भागीदारी को रखते हैं। बाकी में सारे देश इसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो यानी हमारी स्थिति क्या है, अच्छी है। अब हम क्या देखते हैं कि धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। वही बात हो रही है अभी यहाँ पर, आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि आप किसी भी वस्तु को आप यहाँ से तैयार करके बेचेंगे तो उससे आपको क्या होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है, उससे मूल्य आपको ज़्यादा मिलते हैं। यही बात यहाँ समझने वाली है कि धागा 85 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, आप उससे यानी कि वस्त्र बना लेते हैं तो यह 85 से कितना हो जाता है, 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या होता है, मूल्य की वृद्धि होती है, उस पर बहुत सारे कॉस्ट जुड़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उसको वस्त्र बना करके बेचें तो ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, मूल्यवान वस्तुओं को बना करके बेचने पर। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशम वस्त्र, इस तरह के जो उद्योग धंधे हैं उनको इस मैप में दिखाया गया है। जो ब्लैक डॉट है वो क्या है, सूती वस्त्र, और ये रेड है वो क्या है, ऊनी वस्त्र, और इस तरीके से जो आप ब्लैक में पैच देख रहे हैं वो क्या है, रेशम वस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुणे है वो क्या है, सूती वस्त्र, मुंबई जो है वो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों। ठीक है, और क्या देखते हैं हम यहाँ पे, बेलगावी, जो बेलगावी है वो है रेशम वस्त्र, यहाँ पे कोलार रेशम, बेंगलुरु के पास जो बेंगलुरु और क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेशम वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों। और क्या देखते हैं, कोयम्बटूर क्या है, ये सूती वस्त्र, और मैसूरू क्या है, ये है आपका रेशम का वस्त्र। तो ये सभी, वर्धा है ये भी सूती वस्त्र है, औरंगाबाद, जलगांव यानी कि महाराष्ट्र जो है वह सूती वस्त्र का अच्छा उत्पादन करता है। उसके बाद आप क्या देखेंगे तो इधर मुर्शिदाबाद और आप हावड़ा, हुगली का ये जो एरिया है, इधर भी सूती वस्त्र का अच्छा आपको उद्योग मिल जाएगा देखने को। ठीक है, और उधर आप रेशम के भी उद्योग को देख सकते हैं, जो बांकुड़ा है और आप ये मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है उस तरफ। और आप रेशम वस्त्र कहाँ देख पाएंगे तो वाराणसी में देख पाएंगे, और मिर्ज़ापुर में ऊनी वस्त्र, कानपुर में आप देखेंगे ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र दोनों। ठीक है, ग्वालियर में ऊनी वस्त्र और जयपुर में ऊनी वस्त्र, और कहाँ पे तो ये शाहजहाँपुर और आगरा, ये सभी क्या हैं, आप ऊनी वस्त्र इधर देख सकते हैं। लुधियाना, अमृतसर, पानीपत, गुरुग्राम, जयपुर, बीकानेर और श्रीनगर के ये सब जो क्षेत्र हैं उधर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, और रेशम के भी उधर वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं, मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, इधर भी रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, रेशम का उत्पादन होता है, रेशमी वस्त्र वहाँ बनाए जाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य जो उद्योग हैं, यानी कि कृषि उद्योग जो है उसी को अभी हम देखते हैं। पटसन उद्योग क्या है, पटसन पर बात करते हैं। भारत पटसन व जो पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। ये उत्पादन तो करता ही है, भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। ठीक है, हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं लेकिन बांग्लादेश क्या करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात में उसका योगदान है। ठीक है, निर्यात सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद हमारा स्थान है। हम क्या देखते हैं कि वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग ज़्यादा है। ठीक, हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। क्या क्या कारण है भाई, तो इनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता। ठीक है, ये जो क्षेत्र यानी कि वहाँ पर इनको कच्चे माल मिल जाते हैं।
सस्ता जल परिवहन, वहाँ से जल यानी कि आप देखेंगे शिप के माध्यम से उसकी ढुलाई हो जाती है। सड़कें, फिर रेल परिवहन व जल परिवहन का जाल है, वहाँ पे कच्चे माल का आसानी से मिल जाना इसके लिए सहायक है। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पर ज़्यादा ये उद्योग धंधे फले फूले हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पहला जो पटसन उद्योग है, पहला पटसन उद्योग कलकत्ता के निकट जो रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गईं, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। ये मिलें तो इधर रह गईं। ये देखने को आता है कि मिलें रह गई भारत में, जो बंटवारा हुआ हमारे देश का। तो बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और जो आप ये पूरा बांग्लादेश का एरिया है उस पर पाकिस्तान का शासन था, और वो चला गया पाकिस्तान में। सारे जो उद्योग यानी कि कच्चे माल का सोर्स जो था वह चला गया पाकिस्तान में, और हमारे पास सिर्फ मिलें रह गई। तो उसके लिए भी ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा अभी का स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है। हमने उसका उत्पादन भी किया, कच्चे माल तैयार भी किए, और क्या करने लगे, उनका उत्पादन अच्छे ढंग से करने लगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग को भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। हालांकि गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, चीनी हम सबसे ज़्यादा उत्पादन तो नहीं कर पाते, ठीक है, उसमें दूसरे पे हैं, लेकिन गुड़ जो होता है वो चीनी यानी कि ईख से ही तैयार होता है, वह खांडसारी के उत्पादन में हमारा स्थान पहला है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल क्या होता है, भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। इधर ये इनका उत्पादन होता है। ये अब हम क्या देखते हैं कि इस उद्योग में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो इस उद्योग की प्रमुख जो चुनौतियां हैं इस प्रकार से हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है, और एक जो ईख को तैयार होने में ही, जो ये फसल है उसको तैयार होने में ही क्या होता है, 8-10 महीने लगभग, ये पूरे साल का फसल होता है। ठीक है, तो और ये जो उद्योग है चलता कम समय तक है। अब पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, जो हम अभी भी पुरानी पद्धतियों पर निर्भर हैं। परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, ठीक है, तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। ठीक है, हम इसकी हर एक पहलू का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, हर एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये उद्योग धंधा लागत इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको देखते हैं, आप सुने भी होंगे कि इस पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि खनिज आधारित उद्योग, इनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें लोहा तथा इस्पात उद्योग और भी जो आप बॉक्साइट, एल्युमिनियम उद्योग, इन सभी को हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप मेरे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।